स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लेकर आए हैं यहाँ पे 12th क्लास की सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मिड टर्म में आने वाला है और ये मिड टर्म के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और एनुअल टर्म के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ वे है जिसके द्वारा हम लोग मनी, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, इन तीन चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ वे हाउ टू अर्निंग द मनी एंड टू डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। अब नेक्स्ट हमारी बात करते हैं। अब इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स की दो बुकें हैं, 11th में भी आप पढ़ोगे तो आपको दो बुकें मिलेंगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो शब्द है, ये शब्द ही अपने आप में एक पहचान है जो बताता है इज अ लार्ज लेवल, मतलब कि ये बड़े स्केल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा। इट इज अ लार्ज इकोनॉमी। व्हाट इज दिस? इट इज अ लार्ज इकोनॉमी। लार्ज इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आती है। मतलब ये एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोवाइड कराती है और इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल कभी भी निर्णय नहीं लेता है। मतलब नो इंडिविजुअल टेक डिसीजन। ये डिफरेंस भी समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से। नो इंडिविजुअल टेक डिसीजन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ग्रुप ऑफ एजेंट्स या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन विल टेक द डिसीजन। और इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट की सुविधाएं भी आती है। जो गवर्नमेंट वाली सुविधाएं हैं वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब शॉर्ट। इसका मतलब इसमें इंडिविजुअल कैन टेक द डिसीजन। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जिसने अपनी कोई फर्म खोली है, कोई दुकान खोली है, कोई छोटा सा व्यापार किया है, तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो में क्या आता है? इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे टाटा, अंबानी, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां, एचसीएल, ये सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है छोटे मोटे धंधे, जैसे किसी ने किनारे वाले दुकान खोली, रमेश की शॉप, ठेकेदार की शॉप, ऐसी शॉप, ये सब आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये छोटी मोटी फर्म हो गई जहां उसका अपना सेटिस्फेक्शन है और वो सोसाइटी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक सोशल और एक सोसाइटी का सेटिस्फेक्शन भी करते हैं, क्योंकि हमको इसमें बड़े लेवल पे लार्ज इकोनॉमी को देना पड़ता है। तो एक लार्ज इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये हमें एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया कराएगा, ये हमें मनी भी प्रोवाइड कराएगा, ये हमारी जीडीपी और एनडीपी के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होता है। अब जब बात करेंगे मैक्रो की, तो मैक्रो जो है वो फॉलो करता है जनरल इक्विलिब्रियम। किसको फॉलो करता है? जनरल इक्विलिब्रियम को। अब मैक्रो के अंदर अगर आप जाओगे तो यहां पे रहेगा आपका जनरल इक्विलिब्रियम, और इसमें क्या रहेगा? माइक्रो के अंदर रहेगा आपका पार्शियल। अब ये पार्शियल और जनरल समझ लीजिए आप। पार्शियल का मतलब है कि ये वन मार्केट वे है, मतलब आपका प्रोडक्ट, आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई सिर्फ एक मार्केट में जा रही है, एक ही कॉमोडिटी जा रही है, मतलब एक ही वस्तु जा रही है, एक ही मटेरियल जा रहा है और वो एक ही मार्केट में जा रहा है। लेकिन अब अगर जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पे आपको ऑल मार्केट, मतलब कि आप मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला, उस बिजनेस के अंदर आपने कंप्यूटर सिस्टम बनाना शुरू करा, तो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक मार्केट में नहीं है, बल्कि ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें एमएनसीज आ रही, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है उसके अंदर कुछ शेयर गवर्नमेंट का भी होता है। तो जो गवर्नमेंट का शेयर इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिजनेस के अंदर डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन के अंदर डिसीजन टेकर और डिसीजन मेकर गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जब गवर्नमेंट भी उसके अंदर डिसीजन मेकर और डिसीजन टेकर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीडीपी। तो ये जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्मॉल स्केल के बिजनेस आ रहे हैं। इसके मतलब इसमें एक सिंगल एजेंट काम कर रहा है। सिंगल एजेंट मतलब इसमें एक इंडिविजुअल वर्कर काम कर रहा है, किसी इंडिविजुअल की है शॉप है, रमेश की शॉप है, दिनेश की शॉप है, XYZ की शॉप है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में भाई साहब इसे बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति, मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंडिविजुअल फर्म, कोई छोटी शॉप, ये सब आता है
तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा डालेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डालेंगे एक लार्ज स्केल का उद्योग, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, वेदांता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री किसमें आती है? ये आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसलिए आपके एग्जाम लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो चैप्टर में है जनरल इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा आपको, जिसमें ऑल मार्केट बिजनेस है, मतलब कॉमोडिटी ऑल मार्केट में जा रहा है। आपका जितना भी व्यापार है, जितना भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी डिमांड पूरी मार्केट में। और पार्शियल इकोनॉमिक्स का मतलब है इसके वन प्रोडक्ट एंड वन मार्केट डिमांड, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकता है लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ एक ही मार्केट में होगी, उससे अधिक मार्केटों में नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपकी बात करते हैं स्कोप। ये स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है, अभी स्कोप की बात चलेंगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंस क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जैसे कि लोग सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि उसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो बात करेंगे पहले स्कोप की। स्कोप मतलब आप जानते हो कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच कम्स आउट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपॉर्चुनिटीज आर कम फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नंबर वन इज दैट इट विल गिव्स यू द नेशनल इनकम। एंड हाउ टू रिलेट विद द नेशनल इनकम? द नेशनल इनकम इज कम्स आउट with the multiplication, with the addition of GDP plus में NDP. What the full form of the NDP? भाई साहब GDP की तो आपने सुनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन NDP की क्या होती है? NDP की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपने कभी टाइपिंग करी है लैपटॉप पे टाइपिंग करी होगी या कीबोर्ड से टाइपिंग करी होगी, तो उसमें क्या होता है? उसमें आती है आपकी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। तो ग्रॉस स्पीड मतलब जीडीपी के अंदर क्या है? यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर आपका पूरा बिजनेस, पूरा फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अब मान लो शीला ने कोई साड़ी खरीदी है। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि शीला नाम की कोई औरत है, उसने एक साड़ी ली, उसकी साड़ी का प्राइस था 50 रुपए। अब उसने 50 रुपए की साड़ी पे 25 रुपए का फॉल लगा लिया, ठीक है। अब फॉल लगा लिया तो उसकी अब कीमत कितनी हो गई? उसकी हो गई 75 रुपए कीमत। अब उसने 75 रुपए की साड़ी बेची 100 रुपए की। तो जो 25 रुपए का डिफरेंस आया वो आया जीडीपी। क्या आया वो? जीडीपी। अभी उसने 25 रुपए उसमें ऑलरेडी और भी खर्च किए थे फॉल लगाने पे, तो 25 कितने? 50 रुपए का लॉस हो गया। तो जो टोटल जीडीपी, जो एनडीपी क्या होगा? जो फॉल का खर्चा है वो भी हटा के जो रेवेन्यू बचेगा वो आएगा एनडीपी, मतलब 25%। मतलब 25 रुपए क्या हुआ? 25 रुपए हुआ एनडीपी। तो इसे बोलते हैं जीडीपी और एनडीपी। जीडीपी होता है कि टोटल किसी प्रोडक्ट को बनाने और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने तक, सेल करने तक, उसके बाद जो रेवेन्यू आया उसे बोलते हैं जीडीपी। और एनडीपी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना, और प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने में अगर वो बीच में टूट फूट गया और उसकी मरम्मत करी और मरम्मत करने के बाद जो खर्चा आया, उस खर्चे को मेन खर्चे से हटा के जो रेवेन्यू बचेगा उसे बोलते हैं एनडीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी प्लस एनडीपी मिलकर बनाते हैं नेशनल इनकम और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, क्योंकि जितना अधिक बिजनेस होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उसके अंदर एम्प्लॉय भी उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे इसका मतलब उस बिजनेस का डेवलपमेंट भी उतना अधिक होगा। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा स्कोप क्या है जी? आपको इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है। तो ये दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कंपनी है उसके लिए भी और जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ मनी। अब जितना अधिक व्यापार होगा, जितनी अधिक बड़ी कंपनी होगी उसमें उतना अधिक व्यापार भी होगा, और जितना अधिक बड़ा बिजनेस होगा उतना ही अधिक पैसा भी आएगा, और उतना अधिक अर्निंग ऑफ द मनी भी होगा और स्पेंड ऑफ द मनी भी होगा। इसलिए थ्योरी ऑफ मनी भी इसमें रिलेट करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो थ्योरी ऑफ मनी भी इसका हिस्सा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ हमारा है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। अब मैं आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी समझा देता हूं एक बार। इन्फ्लेशनरी और होता है राइज ऑफ द प्राइस, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है या वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशनरी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, तो मतलब इन्फ्लेशनरी है। अगर डिफ्लेशनरी का मतलब होता है कि डिमांड कम हो गई और सप्लाई भी कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि अब वो गुड्स नहीं बिक रहा है, वो कमोडिटी आगे नहीं बिक रही है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी। तो ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है, जो अभी तक 4 में और 6 है। गवर्नमेंट
रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट बजट। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमिक का। इसका मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो फुल रहेगा। मतलब इसके अंदर कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट अपने शेयर खरीद लेती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, और उसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है कि किस माल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एग्रीमेंट दिया जाए, मतलब सहमति दी जाए, अवेलेबिलिटी दी जाए। और अगर गवर्नमेंट उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी तो वो आप यहाँ पे उसका व्यापार नहीं भी करोगे। अगला है एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस इफेक्ट ऑफ द ईयर। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके मनी की क्या वैल्यू है, आपके ट्रेड की, आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है। अब जो एक्सचेंज रेट होता है ये हमें इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ता है। जितना एक्सचेंज रेट हमारी मनी का क्या वैल्यू है और उनकी मनी का क्या वैल्यू है। जैसे अगर पैसे और डॉलर का कंपैरिजन करें तो पैसे की जो वैल्यू है, कीमत है, वो कम है डॉलर की अपेक्षा। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा हम इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करेंगे हमको उतना ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि क्या क्या अच्छाइयां हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अच्छाई है नंबर 1, ये हमें इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सब हमारा इस इकोनॉमी के अंदर आता है। तो सिग्निफिकेंस का ये होगा, एक तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा, और दूसरा ये हमें देगा मनी। तीसरा नंबर है रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत क्या होता है, बिजनेस जितना बड़ा होता है तो उतने ही बड़े सेक्टर पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन खरीदते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हमें साफ साफ पता होता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना, और इंटरनेशनल मार्केट में या फिर नेशनल मार्केट में किस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो इससे हमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा क्या होता है, हम एक तो बहुत बड़े बड़े व्यापार सेक्टर मतलब ट्रेड सेक्टर से जुड़ते हैं, दूसरा हम लोग इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा है, हम ग्लोबली बिजनेसमैन से जुड़ते हैं। तो ग्लोबली जब हम बिजनेसमैन से जुड़ते हैं तो हमें सब पता लग जाता है किस प्रोडक्ट का कितना वैल्यू और कितना रेट है, हमें अपने प्रोडक्ट किस वैल्यू पे बेचना है या किस प्राइस पे देना है। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब यह है, जैसे हमारे भारत में सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को क्या देते हैं, लोन देते हैं। जैसे आपने भी कई बड़े बड़े बिजनेस का नाम सुना होगा, विजय माल्या, ललित मोदी, गौतम अडानी, अंबानी, ये सब के सब हमारे सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेके अपना बिजनेस करते हैं, और जब इनका फायदा होता है, रेवेन्यू मिलता है, तो फिर उसको पे कर देते हैं। इसी प्रकार ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काम आता है बड़े बिजनेस को चलाने में। नेक्स्ट है बीओपी, बैलेंस ऑफ द पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ द पेमेंट का मतलब यह है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद जो रेवेन्यू बचा, जो कंट्री को फायदा हुआ, वो आपका बैलेंस पेमेंट है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जुड़ते हैं तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उसका उतना बड़ा कचरा भी होगा। वहां से निकलने वाला कचरा, वहां से यूज होने वाले ट्रांसपोर्टेशन, उनमें यूज होने वाला ईंधन, ये सब पॉल्यूशन को भी क्रिएट करता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, वो पॉल्यूशन को लेकर बहुत अवेयर रहती है। तो वो मैक्सिमम कोशिश ये करती है कि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग किया जाए या पैकिंग के लिए ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रयोग किए जाए जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो। और वो अपने ही फैक्ट्रीज के अंदर क्या करती है, मशीन लगा देती है जो उस कचरे का निपटारा किसी अन्य चीजों में या खाद के रूप में कर देता है। जैसे कि प्लास्टिक से रोड बनाना, कई ऐसी चीजें हमारे देश में इन्वेंट हुई है। अगला है पॉलिसी ऑफ द फॉर्मुलेशन। अब ये लास्ट है सिग्निफिकेंस का 6th। पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन का मतलब यह है कि जितने एग्रीमेंट होते हैं गवर्नमेंट के तहत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के बिजनेस को, वो पॉलिसी सारी इसके अंदर आ जाती है। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी अगली क्लास में आपको बताया जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे हमारे डीपीपी पे। इसलिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक इसको आगे शेयर करें ताकि आपको मिल सके क्विक रिवीजन।